Morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Students, Good morning, ma'am. yes, good morning all of you. Students, today we have to study about the classification of industries, na? Yes, ma'am. Let us continue. Okay. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योगों का वर्गीकरण. तो स्टूडेंट्स ये 5 टाइप के क्लासिफिकेशन हमें पढ़ने हैं. वी हैव टू स्टडी 5 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन of industries. These are based on different things which can be classified in various ways. First, जैसे किसी भी चीज को हम करते हैं, काम शुरू करते हैं, तो उसके लिए पहले जो भी चीजें जरूरी रहती है उसे हम लेते हैं. तो इस वजह से पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल, ठीक. फिर देखेंगे रॉ मटेरियल क्या है, कहाँ से आ रही है इस इंडस्ट्री में, भाई ये इंडस्ट्री क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है. तो हम लोग उसको उसी बेस पे क्लासिफाई कर देंगे. जैसे कि ये इंडस्ट्री है, तो ये इंडस्ट्री किस चीज पर बेस्ड है, ये एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, ये इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड है, कि ये मिनरल बेस्ड है. यदि वो खनिज पदार्थों पर डिपेंड करती है तो वो क्या हो जाएगा, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. और यदि वो एग्रीकल्चरल गुड्स पर डिपेंड करती है तो वो हो जाएगी एग्रो बेस्ड. ठीक है. जैसे रॉ मटेरियल्स उन्हें चाहिए, जहां से उन्हें रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है और जिन जरूरतों की पूर्ति जिस तरह से होती है, तो उनके रॉ मटेरियल के बेस पर हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं 2 टाइप से. एक ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, वन वाज एग्रो बेस्ड एंड अनदर वाज मिनरल बेस्ड. दूसरा है, आ तो गया, इंडस्ट्री तो लग गई, चाहे वो मिनरल के मदद से लगी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के मदद से लगी हो. अब उनके रोल क्या है. दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल. रोल कैसा रोल अपना रहे हैं. तो रोल में हमें क्या देखना है, ये बेसिक इंडस्ट्रीज हैं. बेसिक मतलब आधार. दूसरे उद्योग भी क्या इसी पर आश्रित हैं, ये आधार का काम कर रहे हैं, उनकी बुनियाद का काम कर रहे हैं, या ये फाइनल गुड्स के रूप में कंज्यूमर के लिए वो काम कर रहे हैं, कंज्यूमर उन्हें डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ रोल, फिर दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. फर्स्ट बेसिक और की इंडस्ट्रीज, और अनदर क्या है, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, जिसको डायरेक्ट हम कंज्यूमर्स के लिए तैयार करते हैं. ऐसे उद्योग धंधे जिसको हम कंज्यूमर के लिए, तो जिसको हम लोग कस्टमर्स के लिए ही रखते हैं, उसको कंज्यूमर के लिए, उसको हम लोग कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कहते हैं. वैसे ही तीसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. पैसा कितना खर्चा हो रहा है, कैपिटल. अब इसमें लिमिट दी गई है, इतना से अधिक है तो वो क्या हो गए हैं, स्मॉल, बिग. बीच वाले हैं स्मॉल, उससे भी छोटे कॉटेज. आकाश आकाश गुप्ता बात कर रहा है क्या, कौन है ये, रितेश गुप्ता. रितेश इज देयर ना, रितेश, शुभम, रविशंकर. क्यों बेटा, एक तो जानते हो मैडम को क्लियर दिखाई नहीं देता है, विजन भी क्लियर नहीं, फिर परेशान करते हो तुम लोग, कैसे कैसे बोलना शुरू कर देते हो, कितना मुश्किल से देखना पड़ता है. मैं बोल रहा था मैम, मैं नहीं बोला. तुम बोल नहीं रहे थे, लेकिन तुम म्यूट थे, म्यूट नहीं हुए थे. तो कुछ भी अभी बैकग्राउंड ज्वाइन होती है किया ना, तो आवाज आने लगती है, इस वजह से. कोई बात नहीं, ठीक है. चलो, तो तीसरा हम लोगों ने देखा कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. फिर उसी में कुछ इंडस्ट्रीज है जिसको हम लोग कहते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री, कुछ है जिसको हम लोग कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं. कितना पूंजी उसमें लगी है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग टू. उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. मालिक कौन है, पब्लिक है, प्राइवेट है, या ज्वाइंट सेक्टर में है, कोऑपरेटिव सेक्टर है, कैसा है, ये किस तरह की इंडस्ट्री है.
ये कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज है, यानी कि दोनों के कोऑपरेशन से बना, जो भी उसमें लोग लगे हुए उनके कोऑपरेशन से वो इंडस्ट्री चल रही है, कि गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है, कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल उसका ओनर है, किस आधार पर है। ये फोर्थ कैटेगरी है। और फिफ्थ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड वेट, कितने बड़े हैं और कितने हैवी। तो वेट के आधार पर हैवी और लाइट दो तरह के इंडस्ट्रीज हैं। एक को कहते हैं भारी उद्योग और दूसरा को कहते हैं हल्के उद्योग। तो ये 5 कैटेगरीज है। दीज आर द 5 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू विच दीज डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड। अब देखना है कि क्या क्या है ये और इसको हम कैसे इन 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। लेट अस सी, स्टार्ट द लेसन, पेज नंबर 67। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का वर्गीकरण। List the various manufactured products you use in your daily life, such as transistors, electric bulbs, vegetable oil, cement, glassware, petrol, matches, scooters, automobiles, medicines, and so on. If we classify the various industries based on a particular criterion, then we would be able to understand their manufacturing better. Industries may be classified as follows. बेटा, ये आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपने पास ही जिस भी वस्तु को इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दीजिए, उनका लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद आप उसको बांटिए और देखिए कि ये किस कैटेगरी में आते हैं। और वैसे यदि बांटते हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये क्लासिफिकेशन हम किस बेस पर कर रहे हैं। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड, यानी इस उद्योग में, इस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल का सोर्स क्या है, फ्रॉम वेयर द रॉ मटेरियल कम इन सच टाइप ऑफ इंडस्ट्री। फर्स्ट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड मीन्स जो कृषि पर आधारित है, कृषि पर आधारित उद्योग उसको कहते हैं। इसमें क्या है, कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क और टेक्सटाइल, रबर एंड सुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, खाद्य तेल जिसको हम लोग वनस्पति तेल भी कहते हैं, खाने वाले तेल को ज्यादातर। तो ये सारी चीजें क्या है, एग्रो बेस्ड है। चाहे वो कॉटन हो, कपास, चाहे उलन हो, ऊल, जूट हो, सिल्क हो। अब देखो ऊल पूछोगे कि ऊल कैसे हो गया, ऊल तो हम जानवर से ऑब्टेन कर रहे हैं। तो जानवर खाते हैं ना चारा, पेस्चर्स, कहाँ से मिलेगा उन्हें? तो वो भी तो एग्रीकल्चर से ही दिया जाएगा, पेस्चर्स उगाएंगे और जानवर खाएंगे, तभी तो वो हमें अच्छे अच्छे ऊल देंगे, चाहे वो पाशमीना हो या वो सिंपल ऑर्डिनरी ऊल हो। तो टेक्सटाइल भी, सिल्क टेक्सटाइल भी है। सिल्क में है कि अब वहां पे हम लोग कुकुन को रियर करते हैं, मलबरी ट्रीज में तो पेड़ उगाएंगे तभी तो वहां पे ये सारे सिल्क वॉर्म्स को रियर किया जाएगा, उन्हें पाला जाएगा और रेशम के कीड़े जब पलेंगे तब रेशम का उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा। तो इस वजह से ये सब एग्रो बेस्ड में आते हैं। रबर, रबर ट्री के बारे में जानते ही हो तुम लोग। एंड सुगर, टी, कॉफी, ये सब जान रहे हो। सब क्या है, एडिबल ऑयल भी है इसमें। ये सब खाद्य पदार्थ के रूप में यूज होते हैं, चाहे वो शुगर हो, चाहे टी हो, चाहे कॉफी हो, चाहे एडिबल ऑयल हो। ये सब बेवरेज है, बेवरेज क्रॉप्स, पेय पदार्थ। शुगर, टी, कॉफी और एडिबल ऑयल तो हम लोग अपने खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं। अब देखो नेक्स्ट, मिनरल बेस्ड, खनिज पर आधारित उद्योग, यानी कि ये उद्योग ऐसे हैं, दीज आर सच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज whose source of raw material come from mineral, अलग अलग खनिज से ये तैयार होते हैं इंडस्ट्रीज। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल बेस्ड। आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये सब अलग अलग तरह के खनिजों से तैयार होते हैं इंडस्ट्रीज में। तो ये सारे इंडस्ट्रीज जो हैं ये मिनरल से अपने इस गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए ये सब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। सेकंड कैटेगरी अकॉर्डिंग टू देयर रोल। रोल में क्या है भाई, कैसा रोल ये अपनाते हैं। बेसिक और की इंडस्ट्रीज, बेसिक और की इंडस्ट्रीज हम किसे कहेंगे, जो आधार हैं, दूसरे इंडस्ट्रीज उसी पर आश्रित हैं। यदि वो इंडस्ट्रीज नहीं रहेंगे तो फिर दूसरे इंडस्ट्रीज नहीं चल पाएंगे, इसीलिए उनको बेसिक, बेस या की नहीं रहेगा तो ताला कैसे खुलेगा।
चाबी चाहिए ना, तो इसीलिए इसको की इंडस्ट्री भी कहते हैं। विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, दूसरे गुड्स को बनाने के लिए ये अपने रॉ मटेरियल्स को प्रोवाइड कराते हैं। एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ये सब क्या है? ये सब बेसिक या की इंडस्ट्रीज के कैटेगरी में आते हैं। जब आयरन और स्टील बन जाएगा तब तो हम आयरन से चाहे रेल की पटरी बनाए, चाहे रेल के डब्बे बनाए, चाहे बर्तन बनाए, चाहे अलमारी बनाए, चाहे गाड़ी के बॉडी बनाए, इंजन बनाए, जो भी चीजें हैं ये तो आयरन से तैयार होंगी। तो आयरन क्या हो गया? ये बेस, यानी बेसिक इंडस्ट्री हो गई, और इसको हम लोग की इंडस्ट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स। ये ऐसी गुड्स को तैयार करते हैं इंडस्ट्रीज जिसको डायरेक्ट ही कंज्यूमर यूज करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, शिविंग मशीन्स, फैंस एक्सेट्रा, जिसे हम डायरेक्ट खरीद के लाए और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ऐसे इंडस्ट्रीज जहाँ हैं जो डायरेक्ट फाइनल गुड्स के रूप में अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? कंज्यूमर इंडस्ट्री। ओके। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना पूंजी खर्च हुआ है। बहुत ज्यादा पूंजी लगी है तो ज्यादा है, बड़ा पूंजी का मात्रा है उसमें, तो उसको बड़े उद्योग कहेंगे। छोटा पूंजी लगा है तो उसको छोटे उद्योग कहेंगे। और घरेलू उद्योग के रूप में कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग उसको कहेंगे। घर में ही कोई अपना कुम्हार जो है घड़ा बना रहा है, दीपक बना रहा है, दिया, और बहुत सारे छोटे छोटे काम को कर रहा है, जो कारपेंटर अपने घर में ही छोटे छोटे जो फर्नीचर्स है उसको तैयार कर रहा है। तो ऐसे जो लोग प्राइवेटली अपने घर में करते हैं उसको कॉटेज कहते हैं। यहाँ आपको पढ़ना है मेनली दो, एक लार्ज और एक स्मॉल स्केल। A small scale industry is defined with reference to the maximum investment allowed on the asset of a unit. कितना हद तक उस वस्तु को बनाने के लिए पूंजी लगाई गई है। This limit has changed over a period of time, और ये समय समय पर बदलता रहता है। At present, the maximum investment allowed is ₹1 crore. अभी तो ये बढ़ा होगा, ये जब तुम्हारी बुक छपी है उस समय का ये 1 करोड़ है। जो इन्वेस्टमेंट करना है वो 1 करोड़ है। 1 करोड़ के ऊपर जो लोग पैसा लगा रहे हैं वो क्या में आ जाएगा? लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जो छोटा है, 1 करोड़ से कम है, उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे। और जहां पर पूंजी 1 करोड़ से ऊपर लग गई है, लागत 1 करोड़ से ऊपर लगाई गई है, उसको हम लोग कहेंगे large scale industry. At present, the maximum investment allowed is ₹1 crore. If investment is more than 1 crore on any industry, then it is known as a large scale industry. यदि 1 करोड़ से ऊपर पैसा लग गया है, उसमें पूंजी लगा दी गई है, तो उसको हम लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहेंगे। दो तरह के हो गए, एक स्मॉल, एक लार्ज। स्मॉल का मतलब 1 करोड़ से कम, लार्ज का मतलब 1 करोड़ से ज्यादा। फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक किसको दिया गया है। तो ये हम लोग पढ़े भी हैं रिसोर्सेस में, उसी तरीके से यहाँ भी क्लासिफाई किया गया है। पब्लिक सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, जैसे भेल, सेल। भेल मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है कि इलेक्ट्रिक लिमिटेड है? इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ही होगा भेल। और सेल SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सब सरकारी उद्योग है और इसीलिए इसको हम लोग पब्लिक सेक्टर के रूप में जानते हैं। और इसको हम लोग किस इंडस्ट्री में रखेंगे? पब्लिक में रखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। वैसे ही प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है वो आ जाती हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ए लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स सच एज टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। ये सब प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा चलाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ये सब निजी उद्यम है, इसको
जो चलाने वाले लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो सब पर्सनली अपना बिजनेस या अपना इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। थर्ड है ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर ज्वाइंटली रन बाय द स्टेट एंड द इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ज्वाइंट सेक्टर क्या है? इसको हम लोग संयुक्त रूप से सरकार और प्राइवेट दोनों के ही मेल से जो इंडस्ट्रीज चलाए जाते हैं, दोनों का ही उसमें योगदान होता है, वैसे इंडस्ट्रीज को हम लोग ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो दिया गया कि बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL इज ज्वाइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इसको पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिल करके, यानी ये ज्वाइंट सेक्टर के अंतर्गत आता है। और इसी का फोर्थ कैटेगरी है कोऑपरेटिव सेक्टर। व्हाट इज दिस? तो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। हाँ बेटा, कोई और भी ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में कोई और भी एग्जांपल बताइए, जैसे ऑयल इंडिया ये वाला बताइए, उसके बाद से एक और 2-3 एग्जांपल। अच्छा 2-3 मैं एग्जांपल महारत्न तो कंपनी क्या है? हाँ बेटा, क्या? नवरत्ना, जिसमें महारत्न कंपनी। महारत्न, ये सब तो तुम लोग इतने एक्सपर्ट हो कि दिन रात यूट्यूब चलाते रहते हो, उसी पे सर्च करोगे तो दुनिया भर का एग्जांपल आ जाएगा तुम्हारे पास। अब इसके लिए मैडम को ही बोलना जरूरी थोड़ी ना है, सर्च कर लो, देख लो, वरना कल बताएंगे इसको हम, देख ले। क्योंकि मान लो मुझे यदि हम बोलना है। बताते हैं उसको, कहीं ऐसा ना हो कि वो प्राइवेट हो गया होगा टोटली, गवर्नमेंट का उसमें से पार्टनरशिप निकल गया हो, तो वैसा गलत आंसर ओके बताने से बेहतर है कल को उसको सर्च करके बताएंगे। तुम लोग को ज्वाइंट सेक्टर्स वाले चाहिए ना? ठीक है, ऑयल केवल यस एक दिया है, इसके अलावा भी ठीक है, मान लो कुछ कुछ है दिमाग में, मैम लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सरकार बहुत सारी चीजों को प्राइवेट कर रही, प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, तो ऐसा ना हो कि उसको सरकार टोटली प्राइवेट कर दी है और वो ज्वाइंट सेक्टर में ना रह गया हो, तो कल को तुमको सर्च करके बताएंगे, या तुम लोग भी सर्च कर सकते हो, इतने तो होशियार हो तुम लोग। हाँ क्या बेटा रविशंकर, क्या बोल रहे हो, बोलो। मैम हाँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री के जो बीच में बताई है वो क्या बताई है? बीच में नहीं बताया है, वो बताया कि घर में ही जो लोग कर लेते, कॉटेज इंडस्ट्रीज जिसको कुटीर उद्योग कहते हैं, अपने ही लागत से लोग जो घर में चलाते हैं, तो उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पे तुम्हें केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री बताया गया है। कॉटेज इंडस्ट्री हम तुम्हें अपने तरफ से बता दिए हैं, क्योंकि उसमें पूंजी कम होगी और कम होगी, जो आदमी अपने पास से अफोर्ड करेगा वही लगाएगा उसमें, तो इसीलिए उसकी मानक सरकार के द्वारा नहीं तय की गई है। व्यक्ति के पास जैसा इनकम होगा, जैसा उसकी पास आमदनी रहेगी, वैसा वो लगाएगा, और उसका जो आमदनी भी होगा वो उसी के द्वारा उसको कंज्यूम भी किया जाएगा, तो वो तो पर्सनल हो गया, तो इसीलिए वहां पे बहुत ज्यादा इसकी चर्चा नहीं किया गया। अब यहाँ पर तुमको कोऑपरेटिव सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई तरह से आता है। कोऑपरेटिव सेक्टर तुम्हारे ज्योग्राफी का भी टर्म है और ये इकोनॉमिक्स का भी टर्म है। अभी शुगर इंडस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें एक क्वेश्चन आएगा कि जो शुगर इंडस्ट्री है ना, पहले यूपी और पंजाब और बिहार की तरफ कंसंट्रेटेड था, मतलब यूपी में ही पूरा कंसंट्रेटेड था, 60% से अधिक शुगर मिल जो थी वो यूपी में ही थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन साउथ इंडिया में होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे कोऑपरेटिव सेक्टर्स बहुत अच्छे से चलते हैं। तो यही कोऑपरेटिव सेक्टर्स क्या है, इसको भी जान लो। तो ये फोर्थ तुम्हारा क्लासिफिकेशन है, जिसको कि हम लोग ओनरशिप में ही इसको भी कैटेगराइज करते हैं, और ये कोऑपरेटिव सेक्टर कहलाता है। कोऑपरेटिव का मतलब जो सहयोग से चलाया जाता है, कोऑपरेशन से, एक दूसरे के सहयोग पर आधारित ये उद्यम होते हैं। और कौन लोग सहयोग करते हैं? जो लोग उस उद्योग को चलाते हैं वो सब आपस में अपने अपने पास जो भी उनके पास रहता है उसके लिए, चाहे रॉ मटेरियल का हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का हो, चाहे बिल्डिंग का हो, चाहे अपने तरीके से फंड का हो, ये सब वो सब मिला देते हैं। और उसको मिलाने के बाद क्या होता है कि जब फायदा होता है, जब सामान बिक जाता है, तो जो भी प्रॉफिट होता है उसको सब आपस में शेयर कर लेते हैं। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव सेक्टर्स चलाए जाते हैं। अब जब शुगर मिल पढ़ोगे यहाँ पर तो उसमें आएगा कोऑपरेटिव सेक्टर्स क्या है, कैसे चलते हैं, और क्यों ये बहुत ज्यादा हमारे साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पॉपुलर होते जा रहे हैं, और शुगर मिल उधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ देखो कोऑपरेटिव सेक्टर क्या है। Cooperative sector industries are owned and operated by the producers or suppliers of raw materials. कोऑपरेटिव सेक्टर क्या है? ये ऐसी इंडस्ट्री है जो कि ऑपरेटेड चलाए जाते हैं
बाय द प्रोड्यूसर्स, कौन चला रहा है? जो प्रोड्यूस करने वाला है वही चला रहा है, और सप्लायर्स, चाहे जो उसको सप्लाई करवा रहा है वो चला रहा है, ऑफ रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल को जो सप्लाई कर रहा है। जैसे मान लो शुगर है, शुगर इंडस्ट्री है, चीनी मिल है, तो यहाँ पे जो गन्ना है उसको तो किसान उगा रहा है, ठीक, तो ये गन्ना का जो लागत है, जो पैसा उसका लगा, वो उस समय के लिए मान लो पैसा नहीं है, तो वो उसको पहुंचा दिया कहाँ पर? शुगर मिल में, ताकि गन्ना से चीनी तैयार हो जाए। और जो उसको पहुंचाया, चाहे ट्रैक्टर से पहुंचाया चाहे ट्रक से पहुंचाया, ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो ये भी कहा कि ठीक है भाई, हम भी तुम्हारा गन्ना पहुंचा दे रहे हैं, लेकिन जब बाद में होगा तो भाई हमको इसका चार्ज दे दें। तो इस तरीके से वो सब एक दूसरे को सहयोग कर देते हैं, दे पूल, इकट्ठा कर देते हैं, कलेक्ट कर देते हैं अपने अपने पास जो भी रहता है उनके पास, उस सोर्स को, उस रॉ मटेरियल के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उनको सब अवेलेबल करवाते हैं मिलजुल करके। वर्कर्स और बोथ, कभी कभी मजदूरों को भी कहा जाता है कि ठीक है हो जाने दो, आएगा तो तुमको दाम दे देंगे, कभी कभी उनको थोड़ा सा ही दाम दिया जाता है, या कोई कोई दोनों ही अरेंज करवा देता है। दे पूल, अब मान लो वर्कर्स को जो अरेंज करवा रहा है वो अपने तरफ से वर्कर्स को पैसा दे दे रहा है, तो यानी कि वो पैसा अपने तरफ से लगा रहा है, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। तो अब जब फायदा होगा तो अब वो उस हिस्से को भी लेगा जिसे उसने पे किया है। इस तरीके से उनके पास जो भी सोर्सेस हैं उसको पूल कर देते हैं, एक जगह कलेक्ट कर देते हैं। दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस, यदि लॉस भी होता है तो वो भी सबको बांटना पड़ेगा आपस में, और प्रॉफिट होगा उसको भी शेयर करना पड़ेगा। Proportionately, such as the sugar industry in Maharashtra, the coir industry in Kerala. coir industry मतलब इधर तुम लोग उसको नरकुल बोलते हो, नारियल की रस्सी जो होती है ना, केरल में बहुत ज्यादा नारियल होते हैं, तो उसके छिलकों से रस्सी तैयार कर लिया जाता है। तो उसकी इंडस्ट्रीज जो है ये भी कोऑपरेटिव सेक्टर्स के ही तहत है, और उसको कोऑपरेटिव सेक्टर्स में ही काउंट किया जाता है, यानी कि सरकार नहीं चलाती है अपने तरफ से। हाँ, कोऑपरेटिव सेक्टर्स को सरकार जो है या बैंक जो है बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते हैं, सरकार भी इन्हें बहुत सपोर्ट करती, बूस्ट करती है कि इतने सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ है बिना मेरी मदद के, तो हो सकता है जितना हमसे सहायता हम उसे करने को तैयार है। तो इस तरह कोऑपरेटिव सेक्टर्स में तुम लोग सुनते होगे सुधा डेयरी, सुने हो मदर डेयरी, अमूल डेयरी, ये सब सुनते हो ना, ये सब क्या कोऑपरेटिव सेक्टर्स के ही तरह है। अब कॉयर मतलब नारियल होता है? हाँ, नारियल का रस्सी, नारियल होता है ना, नारियल का छिलका ऊपर वाला रेशा, उसको लपेट करके रस्सी बनाया जाता है जिसको हम लोग नरकुल कहते हैं। अब यहाँ देखो, बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, ये लास्ट कैटेगरी है जिसके आधार पे हम हैवी और लाइट इंडस्ट्री को बांटते हैं। यानी कि यदि हम कोयला को देखते हैं या आयरन एंड स्टील को, आयरन को देखते हैं, तो ये सब क्या है? बहुत बल्कि हैं, बहुत बड़े, जगह भी घेरते हैं, बहुत हैवी भी हैं। एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने में हमें बहुत ज्यादा परेशानी होगी, लागत भी ज्यादा आएगा। तो ऐसे इंडस्ट्रीज को क्या कहा जाता है? हैवी। और लाइट जो हल्के हैं उसको हम लोग लाइट इंडस्ट्री कहते हैं। हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, लाइट इंडस्ट्रीज दैट यूज light raw materials and produce light goods such as electrical industries, जैसे बिजली के सामान बनते हैं वो काफी हल्के होते हैं, तो वो लाइट इंडस्ट्रीज के रूप में जाने जाते हैं। अब यहाँ एक्टिविटी दिया गया है बेटा तुम्हारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। ये किस बेस पे ये बांटे जाएंगे, इनको आप कैटेगराइज कीजिए, ये आपका होमवर्क है एक्टिविटी के रूप में। अब जो भी तुमने कैटेगरीज को क्लासीफाई किया उस क्लासिफिकेशन को अब यहाँ डिटेल में पढ़ना है। जैसे तुम लोगों ने पहला क्लासिफिकेशन देखा, ऑन द बेस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल यूज्ड, कैसे कच्चे माल को इस्तेमाल किया गया। तो हमने देखा कि दीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड अनदर इज मिनरल बेस्ड। एक कृषि पर आधारित उद्योग और दूसरा खनिज पर आधारित उद्योग। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि कृषि पर आधारित उद्योग क्या है, किसे कहते हैं और इन्हें क्यों कहते हैं एग्रो बेस्ड। तो हम लोग तो जान रहे, सिंपल, बिकॉज दीज industries depend for their raw material on the agriculture. Cotton, jute, silk,
woolen textiles, sugar and edible oil etc. industries are based on agricultural raw material. अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहला एग्जांपल दिया है बेटा, ये जान लो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें एग्रीकल्चर के बाद, कृषि के बाद, जैसे हम लोग प्राइमरी सेक्टर पढ़ते हैं ना, यदि हम लोग सेकेंडरी सेक्टर देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, यानी बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जैसे हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा हमारी पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ है, उसी तरीके से ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बहुत सारे लोगों को रोजगार देती है हमारे कंट्री में। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री 35 million people. unique position in the Indian economy because it contributes significantly to industrial production 14%, employment generation 35 million persons directly, एकदम प्रत्यक्ष रूप से 35 मिलियन लोगों को ये रोजगार देती है, और साथ ही साथ द सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर। तो ये इंडस्ट्री है, यानी कि ये सेकेंडरी सेक्टर में है, तो सेकेंडरी सेक्टर का ये सबसे लार्जेस्ट ही होगा। और यदि हम तीनों सेक्टर को मिला लें तो एग्रीकल्चर के बाद यदि कोई दूसरा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, दैट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, the second largest after agriculture, and foreign exchange earnings about 24.6%। सोचो, एक तरीके से एक चौथाई 25%, 100 को यदि हम लोग देखेंगे डिवाइड करेंगे तो 25% तो तुम्हारा इसी से आ जा रहा है, 24.6%। कहाँ से? टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए, क्योंकि हमारा कंट्री शुरू से ही कॉटन के लिए जाना जाता था, जूट के लिए जाना जाता था। अब तो जूट का प्रोड्यूसिंग एरिया सारा पाकिस्तान में चला गया, हमारे सामने केवल पतली पट्टी बच गई है वेस्ट बंगाल की और थोड़ा सा बिहार के इलाकों में, हम लोग पढ़ेंगे अभी उसको। तो जूट तो कम हो गया है, लेकिन कॉटन ग्रोइंग बेल्ट जो था वो भी पाकिस्तान में चला गया है। कहाँ पर? पश्चिमी पाकिस्तान, उस समय वो था, पूर्वी पाकिस्तान ये था, यानी पाकिस्तान के पास केवल फील्ड बांट दिया गया था जब पार्टीशन हुआ था। तो और जितने भी मिल्स थे, फैक्ट्रीज थे, वो हमारे यहाँ थी। तो आज भी फैक्ट्रीज तो वो हैं, लेकिन हमारे बहुत बड़े भाग जहां हम लोग कॉटन को ग्रो करते थे, जूट को ग्रो करते थे, वो सब पाकिस्तान के पास चला गया। उसके बावजूद भी हम लोग टेक्सटाइल में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी कमियां भी हैं जिससे हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्यों हम लोग नंबर 1 पर नहीं है? इतना टेक्सटाइल में लोग एम्प्लॉयड है उसके बावजूद भी, तो उसको हम लोग देखेंगे आगे। It contributes 4% towards GDP. It is the only industry in the country which is self-reliant and complete in the value chain. That is from raw material to the highest value-added products. ये अकेला इंडस्ट्री ऐसा है जो कच्चे माल से लेकर के फिनिश्ड गुड्स तक सब अपने में ही पूरा तैयार कर लेता है। यहाँ पे देखो फ्लो चार्ट में दिया गया है, फाइबर प्रोडक्शन, रेशे का उत्पादन खेतों में, चाहे वो कपास के रूप में उगाया जाए, चाहे सिल्क के रूप में उगाया जाए, चाहे जूट के रूप में उगाया जाए। फाइबर प्रोडक्शन भी होता है जहां से हम लोग को रॉ फाइबर मिल जाता है। उसके बाद उसको स्पिनिंग किया जाता है, चरखा में काट करके धागा तैयार किया जाता है, ऊल तैयार किया जाता है या यार्न तैयार किया जाता है, जिससे कि यार्न बन जाता है नीचे। उसके बाद जब धागे तैयार हो जाते हैं फिर उसको वीविंग या नीटिंग, यदि कपड़ा है तो वीविंग होगी, यदि स्वेटर है, वुलन है, तो वहां नीटिंग होगी, और इससे वो फैब्रिक बन जाता है। कपड़ा तैयार हो गया तो इसको फैब्रिक कहते हैं, और जब धागा रहता है, रेशा रहता है, तो उसको फाइबर कहते हैं। जब कपड़ा बन गया फिर क्या होगा? डाइंग एंड फिनिशिंग। अब उसको कलर किया जाएगा, प्रिंट किया जाएगा और उसको अंतिम रूप दिया जाएगा, जैसे थान वगैरह में लपेटा जाता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं फुलिंग, फुलर्स, प्लेट करते हैं, प्लीटिंग, फुलर्स, तह लगाना, थान में रखना, उसको एकदम फाइनल रूप देना, पैक वैक करके उसको तैयार कर देते हैं बेचने के लिए। कभी कभी वो गारमेंट मैन्युफैक्चर के लिए भी चला जाता है। गारमेंट मैन्युफैक्चर मतलब रेडीमेड कपड़े जहाँ तैयार होते हैं, गारमेंट इंडस्ट्री में जाएगा तो अब उस कपड़े को काट दिया जाएगा, चाहे शर्ट बनाया जाएगा, चाहे सूट बनाया जाएगा, चाहे शेरवानी बनाई जाएगी, चाहे तरह तरह के वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स आ रहे हैं, उसको तैयार किया जाएगा। तो ये कैसे होगा? गारमेंट मैन्युफैक्चर में कटिंग, सीविंग, टेलरिंग जिसमें आता है, ये सारी चीजें होंगी। ये सब चीजें हमारे यहाँ, चाहे उसको फाइबर प्रोडक्शन से लेकर के हम उसको गारमेंट मैन्युफैक्चर तक देखें, सब में ये खुद ही तैयार कर लेती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
अब कॉटन टेक्सटाइल को देखना है, कॉटन टेक्सटाइल है क्या? तो कॉटन टेक्सटाइल तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा बड़ा टॉपिक भी है, और इसमें बहुत सारी चीजें भी ऐसी हैं जो याद करने लायक हैं। जैसे तुम्हारा ये पहला पॉइंट दिया गया है, द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे ज्योग्राफी का भी और हिस्ट्री का भी। हिस्ट्री में द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी पहली इंडस्ट्री जो अंग्रेजों के द्वारा लगाई गई थी वो यही थी। कौन सी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और यही वाली कॉटन इंडस्ट्री, जिसको उस समय बॉम्बे कहा जाता था। आज के समय हम लोग मुंबई कहते हैं, इसलिए यहाँ पे दिया एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई। वहां पढ़ोगे दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे इन 1854। क्यों रविशंकर, इतनी नींद क्यों आ रही है भैया? रात भर जगे हो क्या? खाली जमाई कर रहे हो? चलो, सेकेंड पॉइंट, द टू वर्ल्ड वॉर्स वेयर फाउट इन यूरोप। दो विश्व युद्ध जो थे वो यूरोप में लड़े गए। टू वर्ल्ड वॉर देख रहे हो ना, थर्ड वर्ल्ड वॉर आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों लिपट गए हैं, लेकिन अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन लड़ रहे हैं सब। तो इसी और वही तुम लोग पढ़े हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय कि सब मेडिटेरियन सी के आसपास वाले कंट्रीज थे, वही सब ये सब भी हैं, अजरबैजान और ये आर्मेनिया, ये सब कभी रशिया के पार्ट थे, यूएसएसआर के, जो आज के समय में सेपरेट। हाँ, क्या हुआ? तो वही चीज यहाँ दिया गया है, दो विश्व युद्ध लड़ी गई। हाँ, क्या कुछ बोल रहे हो क्या बेटा? नहीं ना, चलो। तो इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी। जब विश्व युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय भी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी था। देयर वॉज अ डिमांड फॉर क्लॉथ इन यूके, और यूके में, यूके मतलब इंग्लैंड में, अब तो वो लोग युद्ध में लग गए थे, लेकिन मिलिट्री को कपड़े चाहिए यूनिफॉर्म के, वहाँ के लोगों को चाहिए, उनको घोड़ों के लिए, उनको सीट्स के लिए, गाड़ियों के लिए सीट वगैरह के लिए कपड़े चाहिए थे। तो अब कपड़े कहाँ से तैयार होते? वो सारे तो युद्ध में लगे हुए थे, या तो आर्मी में फंसे हुए थे सब। तो हमारे इंडिया से डिमांड होता था कि आप लोग हम लोगों को ये सारे रॉ मटेरियल्स सप्लाई कीजिए। तो इंडिया बहुत सारे एकदम रॉ मटेरियल्स तैयार करता था, और उस समय तक तो इंग्लैंड का ही सामान हमारे यहाँ छाया हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भारत ने अपनी पोजीशन इतनी मजबूत कर ली कि फिर इंग्लैंड वाले अपना पोजीशन फिर दोबारा रीगेन नहीं कर पाए। तो वही चीज यहाँ दिया गया है कि टू वर्ल्ड वॉर तो हम लोगों का यूरोप में हुआ था, और इंडिया उस समय ब्रिटिश कॉलोनी थी, इसीलिए नहीं चाहते हुए भी उस वॉर में इन्वॉल्व थी। देयर वॉज अ डिमांड फॉर क्लॉथ इन यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन की ही बात है। यूनाइटेड किंगडम में कपड़े की डिमांड हो रही थी, हेंस दे गेव ए बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसलिए उन लोगों ने कॉटन टेक्सटाइल के लिए, कॉटन टेक्सटाइल मतलब सूती वस्त्र उद्योग के लिए इन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट भी किया, बूस्ट किया इंडस्ट्री को, ताकि इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा मात्रा में गुड्स को प्रोड्यूस करे और उससे उनके जो डिमांड्स है वो फुलफिल हो जाए। तो कॉटन टेक्सटाइल हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ ले रहे हैं, टाइम ओवर ही होने वाला है, और नीचे से हम लोग अब इसको कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या है एंशिएंट इंडिया का काम, देख लो। इन एंशिएंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल्स वेयर प्रोड्यूस्ड विथ हैंड स्पिनिंग। प्राचीन भारत में जो सूती वस्त्र थे वो हाथ से स्पिनिंग करने के बाद और हैंडलूम में हथकरघा में वीविंग करने के बाद तैयार किए जाते थे। हथकरघा, हथ मतलब हाथ और करघा मतलब लूम, इसीलिए इसको हैंड लूम कहा जाता है, हाथ से तैयार किया जाता था वीविंग करके। आफ्टर द 18th सेंचुरी पावर लूम्स केम इनटू यूज। 18वीं शताब्दी के बाद, यानी कि 1799 के बाद हमारे यहाँ पावर लूम्स काम में आए। इसके पहले 1730 में पहली मशीन लगी थी इंग्लैंड में। मैम, हाँ बोलो। मैम पावर लूम्स मतलब जो पावर से चलता है, बिजली से चलता है, स्टीम इंजन से चलेगा, जिसको इंजन चलाएगी पावर के द्वारा उसको चलाया जाएगा, मतलब मनुष्य का उसमें सहयोग बहुत कम रहेगा, थोड़ा बहुत देखना है। मशीनों के माध्यम से वो चलेगी तो ज्यादा तेज चलेगी, ज्यादा गुड्स तैयार करेगी एक एक बार में। अब आदमी यदि हाथ से बनाएगा, हाथ करघा रहेगा, तो अपनी इफिशियंसी के आधार पर ही ना बनाएगा, जब वो थक जाएगा, चाहे जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो वो रोक देगा, फिर नेक्स्ट डे बनाएगा जब एनर्जेटिक हो जाएगा।
कितना काम करेगा लगातार। और पावर लूम्स तो Okay, मशीन है, उसको लगातार बनवाते रहो तो बहुत ज्यादा सामान एक ही बार में तैयार हो जाते थे। तो पावर लूम्स कब आए? 18th सेंचुरी के बाद। Our traditional industries suffered a setback during the colonial period because they could not compete with the meal-made cloth from England. और हमारे भारत का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था पूरे दुनिया में फेमस था, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी हमें झेलनी पड़ी और हमारी जो इंडस्ट्री थी एकदम बर्बाद, पतन हो गया, इसका बर्बादी के कगार पर पहुंच गई। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड से जब मील के बने हुए वस्तुएं आती थी, मील से बने हुए जो कपड़े आते थे, तो वो काफ़ी सस्ते भी होते थे और बहुत ज़्यादा मात्रा में भी आने लगे। और उन सारे मील को फीड करवाने के लिए इंग्लैंड हमारा रॉ मटेरियल भी लेके चला जाता था। तो जब रॉ मटेरियल भी यहाँ पे रहे तब तो कोई उसको प्रोड्यूस करे, और रॉ मटेरियल जब वो लेके चले जाते थे तो बचे कुछ रॉ मटेरियल इतने महंगे होते थे कि बुनकरों के लिए बड़ा मुश्किल होता था, वो उनके लिए अफोर्डेबल नहीं होता था, क्योंकि इतना लागत लगा करके वो रॉ मटेरियल खरीद के बनाए भी, और जब सामान आता था मील से बना हुआ इंग्लैंड का तो वो काफ़ी सस्ता रहता था, तो लोग उसके सामान खरीदेंगे, ये महंगा सामान कौन खरीदेगा। तो हमारी जो इंडस्ट्री थी वो बहुत बेकार हो गई थी उस समय जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था। तो कब बूस्ट मिला इसको? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया और इंग्लैंड जब अब उतना गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती थी तो इंडिया को भी प्रेशराइज करती थी कि हमें वो सारे गुड्स को तैयार करके दो, तो उसको इंडस्ट्रीज को हेल्प करना पड़ा। इस वजह से इंडस्ट्रीज को भी हेल्प किया गया उसके द्वारा भी, और हमारे इंडस्ट्रीज को भी काफ़ी मौका मिला। हमारे यहाँ भी जो कैपिटलिस्ट थे, जो पूंजीपति थे, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा था इकट्ठा करके रखे थे, उन लोगों ने इंडस्ट्रीज में लगाना शुरू किया और हमारे यहाँ भी स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। तो इंडियंस को भी क्रेज था कि भाई अपने देश में बना हुआ चीज हम इस्तेमाल करें, क्यों इंग्लैंड का बना हुआ चीज इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो काफ़ी अच्छी हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ओके स्टूडेंट्स, अब टाइम भी खत्म होने वाला है और अब हम लोग कल पढ़ेंगे, यदि कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके मैम मैम हाँ बोलो। मैम सबसे पहले टेक्सटाइल जमशेदपुर में मैम किए थे मैम, जमशेद जी टाटा, वो अहमदाबाद में। अहमदाबाद